नमस्कार, मैं अभय कुमार सिंह एक बार फिर से आपसे रूबरू हुआ हूँ। कल के जो टॉपिक थे उसी को कंटिन्यूएशन के लिए आज का जो टॉपिक, जैसा कि हमने पहले ही लिख रखा है, मेरा जो चैनल है वो मेडिकल उपचार चैनल है बाय अभय कुमार सिंह। तो कोशिश करिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो सपोर्ट करिए। अभी ये सेकंड टॉपिक मेरा है, यानी सेकंड लेक्चर है। तो आज का जो टॉपिक है वो हाइपोटेंशन का पार्ट सेकंड है। अब हाइपोटेंशन का पार्ट सेकंड मैंने कल बोल रखा था कि टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन पढ़ेंगे और रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे आज, और आगे चल के एक दो टॉपिक और कवर करेंगे। जैसे जैसे वीडियो लंबा ना हो ये कोशिश करेंगे, आपको बोरिंग ना हो। ठीक है। ठीक। तो जैसा कि हमने देख रखा है कि पहले आगे बढ़ने से पहले, टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन बढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले हम लोग पिछला लेक्चर क्या क्या कवर किए थे, कैसे कवर किए थे, ये जान लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बस इंट्रोड्यूस किया था हाइपोटेंशन क्या होता है। हाइपोटेंशन जो होता है वो जैसा कि हमने बताया था, ब्लड प्रेशर का एक लेसन है या डिजीज है, जिसको हम बोल सकते हैं लो ब्लड प्रेशर। और इसको जो टर्म से डिसाइड किया गया था वो था बिलो द 90/60 mmHg और 90/60 mmHg। सो आगे शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन। तो टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है पोस्ट प्रांडियल हाइपोटेंशन। ये क्या होता है? पोस्ट प्रांडियल हाइपोटेंशन होता है, जैसे आपने देखा होगा रेगुलर लाइफ में कि कोई कोई पेशेंट होता है या कोई कोई व्यक्ति होता है जो खाना खाता रहता है, 1-2 आवर के बाद उसको अचानक से चक्कर आ जाता है, वो शॉक में चला जाता है, या उसका बीपी देखेंगे तो लो हो जाता है। तो ये किस कंडीशन में आती है? ये ज्यादातर हमने हमने देखा गया है, ये हम लोग ज्यादातर देखे हैं कि जब हमारा एएनएस, बेसिकली ये जो होता है वो ओल्ड एजेस में होता है, ओल्डर एडल्ट में होता है। कब होता है? आफ्टर इन टेकिंग ऑफ फूड 1 to 2 आवर। कहने का मतलब ये है 1 से 2 घंटे के बाद, जब खाना लेने के 1 से 2 घंटे के बाद जब हम अचानक से अगर कोई मूवमेंट, सडन मूवमेंट करते हैं तो देखते हैं कि हमारा बीपी लो रहता है। ये कब कंडीशन में होता है? जब हमारा एएनएस जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो कि हमारे बीपी रेगुलेशन के लिए हेल्प करता है, तो उसके जब प्रॉपर तरीके से वर्क ना करने के बाद, क्योंकि जैसे जैसे पेशेंट या जैसे जैसे आदमी जो है बूढ़ी अवस्था में जाने लगता है, वैसे वैसे जो उसका नर्वस सिस्टम है वो इम्प्रॉपर वे में काम करने लगता है। तो उसी के जब तालमेल अच्छे से नहीं बैठ पाता एएनएस का, तो उस समय जो ओल्डर एजेस में ये कंडीशन देखने को मिली है। अगला है ऑर्थोस्टैटिक कंडीशन। आर्थोस्टैटिक कंडीशन होता है जब हम कभी कभी देखते हैं कोई आदमी होता है या कोई भी व्यक्ति होता है जो सडन मूवमेंट करे और उसका बीपी फॉल कर जाए या वो शॉक में चला जाए ड्यू टू फॉल ऑफ बीपी। तो ये किस कंडीशन में, ये किसी भी एज में हो सकती है। occurs ड्यू टू एनी एजेस, बट इसकी कंडीशन होती है ये जिस उस व्यक्ति को होती है जो कि बर्न पेशेंट होता है, या फिर डिहाइड्रेशन में देखा गया है, हार्ट फेल्योर की कंडीशन में देखा गया है, या फिर हाइपोवॉल्यूमिक जो पेशेंट होता है जिसको ब्लड लॉस हो जाए या किसी तरीके से उसका वॉल्यूम कम हो जाए ब्लड में, देन ऐसी कंडीशन ऑर्थोस्टैटिक कंडीशन हम लोग देखे हैं। अब आगे चल के न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन क्या होता है? न्यूरली मीडिएटेड हाइपरटेंशन वो होता है जब हमारा जो एएनएस है वो हमारे एएनएस जो हमारा है वो ब्लड प्रेशर से मैच ना करे। मींस एएनएस जो है अपना काम, जो एएनएस जो हमने बोल रखा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, या कह सकते हैं ये रेगुलेट्स करता है ब्लड प्रेशर को। तो ये अगर इम्प्रॉपर वे में काम करेगा, ये इम्प्रॉपर वे में काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी। ठीक है।
लो बीपी ड्यू टू नर्वस सिस्टम डैमेज। लो बीपी इसका भी मतलब सेम इसी तरह होता है, इसी तरह, बस इसमें कंडीशन ये होती है, ये ज्यादातर एक प्रॉपर एजेस में होता है और इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है, ठीक है। ये ज्यादातर जब हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मेनली इम्प्रॉपर वे में प्रोग्रेसिवली डैमेज करने लगता है, मतलब प्रोग्रेसिवली कह लीजिए कि डे बाय डे जब एएनएस डैमेज करे, डैमेज करने का मतलब है डे बाय डे, जैसे ओल्डर एजेस में हमने कहा कि ओल्डर एजेस में कि एएनएस काम करना बंद हो जाता है, तो डे बाय डे जैसे जैसे हमारी जो एजेस बढ़ेंगी वैसे वैसे जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो डैमेज होता जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बीपी जो होता है फॉल डाउन करने लगता है और एएनएस ना इम्प्रॉपर वे में काम करने की वजह से जो एएनएस होता है अपना रेगुलेट्स नहीं कर पाता। तो यहाँ पे मेनली जो है वो हम लोग देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो जरूरतमंद है वो एएनएस है, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिटर का काम करती है, या सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन का काम करती है। इसको हम नोट डाउन कर दे रहे हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिटर को, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिटर या स्टिमुलेशन, ठीक है। तो आगे चल के हम लोग इसका रिस्क फैक्टर जान लेते हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी जानेंगे। वह सबसे पहले हम लोग रिस्क फैक्टर क्या क्या होती हैं, इसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं आगे चल के, या पेशेंट को कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं, ये हम लोग जानते हैं आगे चल के, ठीक है। एक मिनट जरा समय दीजिएगा। इसको फैक्टर होता है, हमने लिख रखा है, रिस्क फैक्टर मीन्स आगे चल के पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, उसको भी आगे चल के जानेंगे। तो पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की वजह से हम लोग देखते हैं हाइपोटेंशन कॉज करता है। क्यों कॉज करता है? क्योंकि प्रॉपर इम्प्रॉपर डाइट होती है बेबी की, और एक अपना डाइट होता है, दूसरा बेबी का होता है। तो इस वजह से दोनों के कंडीशन, दोनों के वजह से जो प्रेग्नेंट वुमेन लेडी होती है उनका बीपी लो कभी कभी कर जाता है या फॉल आउट कर जाता है। तो दूसरा प्रॉब्लम है हार्ट प्रॉब्लम। हार्ट फेल्योर में हम लोग देखते हैं ब्रेडिकार्डिया या हाइपोटेंशन की कंडीशन आती रहती है। और फिर डिहाइड्रेशन में ड्यू टू फ्लूइड लॉस, फ्लूइड जब भी लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, उसके कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड दीज कॉजेस द डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब आगे चल के ब्लड लॉस, हमने पहले कहा ब्लड लॉस जैसे ही होगा वैसे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा। शॉक कोई भी शॉक हो, हम लोग पहले जान लेते हैं, कोई भी शॉक की कंडीशन अगर आती है तो उसमें बीपी जो होता है वो फॉल डाउन करेगा ही करेगा, पहली कंडीशन। इसको नोट करके लिख दीजिए, हम नोट करके लिख दे रहे हैं। शॉक is directly proportional to the low BP। ये कंडीशन हमेशा से अप्लाई होगी। जो शॉक होता है वो लो ब्लड प्रेशर का कंडीशन डेवलप करेगा ही करेगा। आगे चल के जो देते हैं इम्प्रॉपर वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा तो इस कंडीशन में लो ब्लड प्रेशर का होना लाजमी है। अब फिर एंडोक्राइन फेलियर मीन्स जब हम लोग पहले जानते हैं एंडोक्राइन जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस एंडोक्राइन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो ब्लड प्रेशर। आगे चल के सेप्टिसीमिया क्या होता है? सेप्टिसीमिया होता है कि टॉक्सिसिटी इन द ब्लड ड्यू टू एनी हार्मफुल सब्सटेंसेस और एनी हार्मफुल ड्रग्स। तो अगर अब सेप्टिसीमिया किस कंडीशन में आती है? सेप्टिसीमिया एनाफाइलैक्टिक शॉक के वजह से हो सकता है। तो एनाफाइलैक्टिक शॉक अगर हो रहा है पेशेंट को, तो हमने जैसा कि पहले ही बताया
कि अगर कोई भी शॉक होगा तो लो ब्लड प्रेशर होगा। तो इस कंडीशन में सेप्टिसीमिया जो होता है वो इसका एग्जांपल हमने दिया है। सेप्टिसीमिया कॉजेस करता है एनाफाइलैक्टिक शॉक के वजह से। एडिक्शन ऑफ ड्रग ऑफ बीपी। अब अगर कोई पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा है या कैल्शियम ब्लॉकर ले रहा है, सोडियम चैनल ब्लॉकर ले रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट का जो बीपी होता है वो फॉल डाउन करता है। कभी कभी ऐसा देखा गया कि पेशेंट एडिक्टेड हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाईली फॉल कर जाता है। तो ऐसी कंडीशन देखी गई है। बाकी आगे चल के हम लोग कॉम्प्लिकेशंस इसका देख लेते हैं या पैथोफिजियोलॉजी पहले देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। अगली जो हेडिंग है वो साइन एंड सिम्टम्स है। अब हम आगे चल के देखेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं हाइपोटेंशन कॉज करने के। हाइपोटेंशन में देखा गया है कि सबसे पहले डिजीनेस होता है। डिजीनेस मीन्स सुस्ती या कह सकते हैं या मूर्छावस्था, और फिर फेंटिंग जो होता है वो मुरझा जाना या फिर बेहोशी की हालत को फेंटिंग बोलते हैं। या फिर कह सकते हैं फेंटिंग एक टर्म और होता है। फेंटिंग मीन्स फेंटिंग को एक टर्म से डिनोट किया गया है सिनकोप्स। सिनकोप्स की कंडीशन जब भी आती है तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाइपोटेंशन में होता है। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इससे लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है। जो विजन होती है आंखें की वो ब्लड हो सकती है। हार्ट रेट जो हो सकता है वो रैपिड हो सकता है, जिसको हमने टैकीकार्डिया के नाम से जानते हैं। हमारी जो स्किन हो सकती है वो कोल्ड हो सकती है, क्लेमी हो सकती है या पेल हो सकती है। और जो अगर बीपी हमारा फॉल करेगा, लो बीपी कंडीशन आएगी, तो उसमें हमको एक्सेसिव थ्रस्ट की कंडीशन आ सकती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो होता है वो खत्म होता है। आगे चल के हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस पे देखेंगे और इसका मैनेजमेंट कैसे करना है ये हम देखेंगे। ठीक है, आगे चल के ऐसे ही अगर आज आपको समझ में आ रहा है, कल से बेटर आज देख रहे हैं, तो आप लोग सजेशन दीजिए और बेटर करने का, और कोशिश करिए कि अच्छे से समझ पाए, हम भी आपको समझ पाए, आप हमको समझ पाए। ठीक है, थैंक यू।